हेलो कोडिंग स्टार्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरेशन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में कि कौन सी जनरेशन के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, कौन सी लैंग्वेज कब बनी। तो ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपनी फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। तो जो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो हमारी क्या कहलाती, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको लो लेवल लैंग्वेजेस भी बोला जाता है। यानी कि जो हमारी मशीन फ्रेंडली जो लैंग्वेजेस थी, जब सबसे स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स आए थे उस टाइम पे कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जो लैंग्वेज सबसे पहले बनाई गई थी वो हमारी कौन सी थी, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिनको हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। जिनके अंदर जो कोड था वो हमारा 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता था। यानी कि बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस हम लोग पास करते थे 0 और 1 की फॉर्म में अपने कंप्यूटर्स को। तो ये जो लैंग्वेज है हमारी फर्स्ट जनरेशन वाली लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज थी, हमारी मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज थी। यानी कि जिसको हमारा प्रोसेसर डायरेक्टली समझता था। नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। अब हमारा जो कोड था, जो हमारा बाइनरी के अंदर लिखा गया कोड था, 0 और 1 वाली लैंग्वेज कौन सी होती है, हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है, हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो उस कोड को हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और हम लोगों ने जो कोड लिखा है वो किसके अंदर लिखा है, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। इसी वजह से हमारी जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन वाली लैंग्वेजेस हैं, वो हमारी ज़्यादा फास्ट होती थी। नेक्स्ट आता है मशीन कोड इज सेंट डायरेक्टली टू द सीपीयू। यानी कि इसको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती थी, वो डायरेक्टली हमारे प्रोसेसर को भेज दिया जाता था, हमने जो भी कोड लिखा है। सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर सुटेबल फॉर कंप्यूटर्स बट डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमंस। यानी कि जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस थी वो हमारी मशीन फ्रेंडली थी लेकिन ह्यूमन फ्रेंडली नहीं थी। यानी कि हम लोगों के लिए 0 और 1 की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि 0 और 1 की लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को ना हम लोग बोलने में यूज़ में लेते हैं, ना लिखने में यूज़ करते हैं। तो ये जो कोड था हमारा, ये जो लैंग्वेज थी, इसको समझना ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसके बाद हमारे पास में कौन सी लैंग्वेज आई, सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो इसके अंदर आता है हमारा मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज को ही बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है, जो कि किस फॉर्म में होती है, हमारी 0 और 1 की फॉर्म में होती है। यानी कि बड़ी बड़ी जो हम कोड लिखते हैं वो बिल्कुल किस में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में। आज जो हम लोग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उनको हम लोग ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन हम लोग किस में ट्रांसलेट करते हैं उनको, 0 और 1 में। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इसलिए आज जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उनको भी हम लोग पहले ट्रांसलेट करते हैं असेंबलर या कंपाइलर की हेल्प से। तो बाइनरी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में होती है। बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के अंदर। सेकेंड जनरेशन के अंदर हमारी आती है असेंबली लैंग्वेज, जो कि थोड़ी सी इजी थी लो लेवल लैंग्वेज से। प्रोग्रामर्स कैन राइट एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ दिस जनरेशन। यानी कि अब प्रोग्रामर्स जो हैं वो थोड़ा सा असेंबली लैंग्वेज का कोड समझ पाते थे। यानी कि वो थोड़ा सा ईजी था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ टर्म्स हम लोग यूज़ करते थे, जैसे कि सब्ट्रैक्शन के लिए SUB हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL हो गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें या ऐसे कुछ वर्ड्स हम लोग यूज़ करते थे किसके अंदर, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर। सेकेंड जनरेशन में आती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। तो ये थोड़ी सी इजी थी लो लेवल लैंग्वेज के कंपेयर में। इसको हम लोग बोलते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। ओके, देयर इज़ नीड टू कन्वर्ट द कोड इनटू मशीन कोड फॉर विच असेंबलर इज़ यूज्ड। अब हमारा जो प्रोसेसर है वो सिर्फ क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अभी कौन सी है, हमारी असेंबली लैंग्वेज है। तो हमें ज़रूरत क्या है कि अब हम हमारा जो कोड है उसको किस में कन्वर्ट करें, पहले बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। और वो हम लोग किसकी हेल्प से करते थे, असेंबलर की हेल्प से। तो जो हमारा असेंबलर है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज के कोड को बाइनरी लैंग्वेज के कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज कम्स इन सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज आती है, हमारी असेंबली लैंग्वेज, जिसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल दिया जाता है।
तो ऐसा कुछ हमारा असेंबली लैंग्वेज का कोड दिखाई देता है जो कि थोड़ा सा बाइनरी लैंग्वेज से इजी है, लेकिन फिर भी वो डिफ़िकल्ट है। ओके, कुछ ही फंक्शंस हम लोग काम में लेते हैं, जैसे कि मूव के लिए MOVQ, LEAQ, ऐसे कुछ टर्म्स हम लोग काम में लेते हैं। तो असेंबली कोड को भी समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास में आई थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि ह्यूमन फ्रेंडली थी, जिसको प्रोग्रामर्स इजीली से समझ सकते हैं, लेकिन वो मशीन फ्रेंडली नहीं थी। इट इज़ वेरी इजी फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। यानी कि अब हमारी जो थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, जिनको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोला जाता है, वो यूज़र्स के लिए समझना, प्रोग्रामर्स के लिए समझना थोड़ी ईजी थी, क्योंकि उनके अंदर जो सिंटैक्सेस लिखे गए हैं वो किसके अंदर लिखे गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करके, जिसको हम लोग बोलने में, लिखने में, हर तरीके से काम में लेते हैं, जो हम लोगों को समझ में आती है। तो थर्ड जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो ह्यूमंस के लिए थोड़ी सी ईजी थी। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट। थर्ड जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक मशीन के ऊपर लिखा गया कोड दूसरी मशीन के ऊपर भी एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन हमारी जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी, वो फर्स्ट जनरेशन वाली जो लैंग्वेज थी वो मशीन यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं थी, मशीन डिपेंडेंट थी। यानी कि एक मशीन पे लिखा गया कोड उसी मशीन पे या सेम कॉन्फ़िगर वाली मशीन पे ही एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर दूसरी पे हम लोग उसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो वहाँ पे फेल हो जाए। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट डेटा टाइप्स एंड एक्सप्रेशन फीचर्स, यानी कि अब हमारी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा टाइप्स हम लोग यूज़ में लेते हैं, कुछ वेरिएबल्स यूज़ में लेते हैं, कुछ ऑपरेटर्स हम लोग काम में लेते हैं, जो कि हमारे जो भी काम हैं उनको ईजी बनाते हैं। फंक्शंस हम लोग काम में लेते हैं, स्ट्रक्चर्स हम लोग काम में लेते हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए समझना बहुत ज़्यादा ईजी है, और उस कोड को जो है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से दिखाई देता है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। These languages are general purpose and some are object oriented। थर्ड जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेजेस आती हैं वो जनरल पर्पस या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं। इसके अंदर हमारे पास में आती है सी हो गया, C++, जावा, पाइथन, C#, ऐसी लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारी किस जनरेशन के अंदर आती हैं, थर्ड जनरेशन के अंदर। फिर हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। एडवांस फ्रॉम थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फोर्थ जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो थर्ड जनरेशन के कंपेयर में थोड़ी सी एडवांस्ड हैं। इसके अंदर हम लोग डेटाबेसेस के ऊपर काम करते हैं, यानी अब हम लोग डेटाबेस की हेल्प से अपना जो डेटा है उसको सेव करके रख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं डेटा को जब भी हमें नीड है उस डेटा की, या उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो हैं अब हम लोग कर सकते हैं किसकी हेल्प से, फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से, जो कि डेटाबेसेस पे काम करती है। These are advanced feature of programming languages like Python, Ruby, Perl, etc. जो ये सारी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन जो है लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो इन सब के जो एडवांस फीचर्स हैं वो भी कब लाए गए थे, फोर्थ जनरेशन के अंदर ही लाए गए थे। फिर हमारे पास आती फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके अंदर काम होता है AI के ऊपर, यानी कि अब जो बड़े बड़े एल्गोरिदम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें प्रोग्रामर्स की नीड नहीं है। अब जो है AI की हेल्प से वो खुद से अपने आप से, यानी कि उन एल्गोरिदम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो काम होता है वो हमारा किस बेसिस पे होता है, AI के अंदर होता है। और सिक्स्थ जनरेशन हो सकता है, सिक्स्थ जनरेशन भी आए, उसके अंदर कुछ इनके भी एडवांस फीचर्स हों। तो अभी तक जो हैं वो सिर्फ फिफ्थ जनरेशन तक ही हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या कोई भी नॉलेज आप लोगों को मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।